अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगाही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम हमेशा फॉर्मल प्रोग्राम करते हैं, सोचा क्यों ना आज कुछ थोड़ा सा कैजुअल प्रोग्राम किया जाए, अपने मेहमान के साथ कुछ चिट चैट, कुछ दिल दिया गल्ला, कुछ हल्की फुल्की बातें की जाएं। तो आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, आपने उन्हें हमेशा बहुत संजीदा अवतार में देखा है, लेकिन आज हम उनसे उनके दिल की बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब, जो कि नस्ट और यूएटी के प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा जनाब आली इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के माशाल्लाह से मेंबर भी मुंतखब हुए हैं, तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं और बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सादिया, बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपको। सर, आप माशाल्लाह से मेंबर मुंतखब हुए हैं, इतने उदास क्यों हैं? क्या परेशानी है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए, शादियां नहीं बजाने चाहिए। थैंक यू जी। मैं आपने कहा कि इनफॉर्मल गुफ्तगू होगी, तो मैं लिबर्टी लेना चाह रहा हूँ एक दो चीज़ों की आपसे सवाल पूछे बगैर, से पहले कि आप सवाल पूछें। सर ले लीजिए, इचरा ना लीजिएगा। हाँ, मैं लाहौर के एक ऐसे हलके में पैदा हुआ, रेज हुआ, जहाँ पे आज लोग जाते हुए भी परेशान होते हैं, वो है कृष्ण नगर। 70s का कृष्ण नगर लाहौर का गुलबर्ग था हाँ। और लाहौर का डीएचए था। और बड़े हाईटेक प्रोफेशनल्स वहाँ रहते थे, किंग एडवर्ड यूईटी के प्रोफेसर, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सिविल जज, सेशन जज, वकील, और जितनी भी एलीट थी लाहौर की पढ़ी लिखी कृष्णनगर में रहती थी। और जी। हमारा मामूल, आप समझते होंगे हम पैदा होते प्रोफेसर बन गए, नहीं, हमारा स्टाइल वही था, सुबह सुबह निकले गलियों में, किसी ने बंटा खेला, किसी ने गुल्ली डंडा खेला, किसी ने लट्टू का मुकाबला सर आप किया। भी खेला करते थे जो हम ज़ाहिर आम लोग खेलते हैं। उस जमाने में ज़ाहिर है ये लैपटॉप, ये बाकी खराफात नहीं थी, डिजिटल रोजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डिजिटल हाँ। रोजा क्या चीज होती है। तो सुबह सुबह शाम को टीवी 7 बजे शुरू होता था, 10 बजे खत्म हो जाता था, फिर टीवी 4 घंटे की जाती थी। तो सारा दिन किल करना मसला था हमारे लिए। तो हम गलियों में, हम स्ट्रीट स्मार्ट हुए गलियों में खेल खेल के, जिसको टेनिस को बॉल कहते हैं, उसको 7 रपटिया बॉल कहते थे। जी जी उस जी। पे हमने क्रिकेट खेली है गलियों में, नालियों में बला जाता था, निकालते थे, खुश करते थे, फिर शुरू हो जाते थे। तो उसका फायदा ये हुआ कि हम भांत भांत के लोगों से मिल गए और मिले, और हम थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में आया। ग्रेट। आज अगली जनरेशन हमारी शोफर ड्रिवन कारों में एलीट स्टाइल में जाती है, उसके बाद किंग एडवर्ड या लम्स में जाके वो अपर क्लास के साथ गुम हो जाती है। उसको पता नहीं कि गुल्ली डंडा और कैंचे खेलने का अपना स्वाद था। सर पूछना ये, मिस मैं बल्कि पूछना भी ये चाहूंगी आपसे कि पहले जो है वो टाट स्कूल का बच्चा और एचएसएन कॉलेज का बच्चा, दे डोंट हैव, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता था, मिलके खेलते थे। आपके बच्चों में क्लास डिफरेंस जो आ गया, क्या तब था? या अगर नहीं था तो आप लोग कैसे, मतलब दोस्तों के साथ, जो आपके अमीर दोस्त, गरीब दोस्त, क्या खेले खेलते थे, क्या करते थे आप लोग? 70s और 80s का लाहौर जो है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का लाहौर, हम्म और लो मिडिल क्लास उनके घरों में सर्विस देती थी, हम्म जिसमें जज, वकील, सहाफी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे मिडिल क्लास में आते थे। और उसमें से जो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते थे अपर मिडिल क्लास में चले जाते थे, लेकिन उनका स्टाइल, उनका उठना बैठना, आमदन निश्चितन बर्खास्तन, वो मिडिल क्लास की होती थी। तो एक बड़ा इत्तेफाक 70s और 80s के लाहौर में मैंने देखा है। जो मैंने गलियों का कल्चर बताया, समनाबाद, कृष्ण नगर, टेम्पल रोड, मजांग, चबुर्जी, यहाँ पे बच्चे, गलियां इनकी वो थी, वो आपकी कहते हैं, क्या कहते हैं, लीड्स का टेस्ट मैच का जो होता है ना पिच, वो सर गलियां तब थी। भी क्रिकेट ही खेले जाते थे। क्रिकेट और टू सम एक्सटेंट हॉकी, और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड के साउथ एशिया के गेम्स हैं, इंडिया पाकिस्तान के कॉमन, जिसमें लट्टू था, उसके बाद कंचे जिसको बंटे भी कहते हैं, और तीसरा था आपका गुल्ली डंडा जो फेवरेट वाह। था। गुल्ली डंडा की भी 2 किस्में थी। अच्छा। हाँ, एक राब गेम होती थी, दूसरे का मैं नाम भूल गया हूँ। सर वो एक चुक डंडा भी एक गेम होती है, क्या आपने कभी वो खेली है? नहीं, पिट्ठू गरम होता था, जिसमें हाँ। 7 रपटी बॉल से मारते थे उसको, वाह। और वो मार मार के कमर। सर आपको कितनी मार पड़ी है उससे? वो जिसको काबू आ गया, सबको पड़ती थी, सब कदरे जुस्सा, उसमें कोई सर एक बात पूछना चाहूंगी, आप मिडिल क्लास से थे, लोअर मिडिल क्लास से थे, बचपन कैसा था आपका, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा, कैसी है? पाकिस्तान में लाहौर का उस वक्त का 70s और 80s में मेजोरिटी मिडिल क्लास की थी, सफेद अच्छा। पोश। 17वें 18वें ग्रेड के घर में मेजोरिटी में मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल थी। अच्छा। और सिंपली घर में 2 से 3 पंखे होते थे, एसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो बड़ा अमीर है, और जिसके पास कार है वो साइकिल था। 70s का लाहौर में। अच्छा। और 60s के लाहौर में चंद 100 कारें मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था, चंद 100 कारें हमें नजर आती थी माल रोड पे, गुलबर्ग में। तो सर सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग क्या था? टांगा, साइकिल। अच्छा, तांगे वाला खैर मांगदा वाला? टांगा, और उसके बाद स्कूल भी हम टांगे पे जाते थे।
और उसके बाद दूसरा चिंची का उस वक्त वजूद में नहीं आया था, साइकिल जी। और जितने मैंने सिविल जजों को भी साइकिल पे जाते थे। सर ये जो टमटम थी सवारी, ये उस दौर में सुना है इस नाम की एक सवारी थी? कराची में होती थी टमटम अच्छा। या बॉम्बे में, पंजाब अच्छा। के कल्चर में टांगा था, पंजाब से अच्छा। पेशावर और अफगानिस्तान तक टांगा कॉमन है। अच्छा। और इसकी ट्रेडिशन है खास। एक टांगे की दो कैटेगरी थी, एक सालम टांगा, जो सालम टांगा जाता था वो अमीर बंदा होता था, यानी पूरा टांगा उसने बुक कराया हुआ है। जो टिपिकली जब हमारी यूटी की बस मिस हो जाती थी तो हम सालम टांगा 6 लड़के कराते थे और 2-2 4-4 रुपए बांट लेते थे। सर आज के बच्चों की आसानी के लिए बताएं कि सालम टांगा प्राइवेट टैक्सी लेने को कहते हैं। हाँ, प्राइवेट टैक्सी में। और जिस तरह चिंची में 6 सवारियां बैठ जाती हैं, टांगे में भी 6 सवारियां बैठती थी और वो बड़ा मजा आता था। टांगे में पीछे हमेशा लड़कियां बैठती थी और मर्द आगे बैठते थे, इसकी वजह मुझे पता नहीं है क्या है। और सर वो जो पीछे भंवरे चलते थे उनके बारे में आप क्या बताएं? भंवरों की वजह से ही खवातीन पीछे बैठती थी, क्योंकि भंवरों की तादाद शायद ज्यादा होती होगी। अच्छा, इस पर रिसर्च होनी चाहिए 3 पैदावार की। सर एक और बात पूछना चाहूंगी, वो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप घर में कोई खिलौना ला के देते हैं, टॉय ला के देते हैं, तोड़ के वो अपनी इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इसमें पेच देख रहे हैं, नट देख रहे हैं, बोल्ट देख रहे हैं। क्या आप भी बचपन से इंजीनियर थे या बड़े होकर इंजीनियर बने? मैं तो एक तारीखी गलती से 70s 80s में लाहौर में पढ़े लिखा बंदा सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर होता था, बाकी सबको 2 नंबर समझा जाता था। ये ट्रेंड बाद में चेंज हुआ, जो अच्छा हुआ है जी। उसी तारीखी गलती में हमने भी एक डिग्री ले ली। बाद में पता चला कि मेरा टेम्परामेंट नहीं, तो मैंने अमेरिका से MS PhD कर ली, वहां पढ़ाने लग गया। अब आप कहेंगे गुल्ली डंडा खेलने वाला वाशिंगटन में पढ़ाता कैसे है? आपको अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मैंने अपनी अंग्रेजी पे, लैंग्वेज पे और कम्युनिकेशन स्किल पे इन्वेस्ट किया, टीम बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया और इंटरपर्सनल स्किल पे इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से मुझे वहां भी अल्लाह ने कामयाबी दी, पाकिस्तान में भी दी, नस्टर यूटी की मुझे बड़ी बड़ी पोजीशनें मिली। लेकिन हम अपने, हमारा मिट्टी, हमारा खमीर इसी लाहौर की मिट्टी से उठा, हमें इस पे फख्र है। हम सन ऑफ द सॉइल है। हम कोई आर्टिफिशियल लोग नहीं कि पैदा होते शोफर ड्रिवन कार में 5 स्टार में ब्रेकफास्ट हो रहा है और हाई टी हो रही है। हाई टी तो हमारी जिंदगी में हमें पता नहीं क्या होती। सर बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है सर। जानना ये चाहूंगी कि आज के दौर में जो यंग बच्चा है उसको ये लगता है कि हर चीज जो है वो हमें प्लेट में रख के मिले। क्या आपकी और आपके दौर के जो जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ भी इतनी ही स्मूथ और आसान थी? देखिए जी, 70s 80s और 90s तक पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब इंटरनेट ने अपॉर्चुनिटीज का एक नया समुंदर खोल दिया और एक बच्चा बच्ची बैठे बैठे FSC के बाद 50,000 से लाख रुपया कमा सकता है और 2 लाख तक कमा रहा है पाकिस्तान में, इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो उस वक्त हम एक बड़े महदूद से आइसोलेटेड शेल में थे, जिसको आप जोहड़ कह लें, और हम जोहड़ के मेंढक थे। आज का बच्चे के पास इसमें IT आने के बाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद उसके पास लामहदूद अपॉर्चुनिटीज हैं और स्काई इज लिमिट। मेरा ख्याल है कि आज का ग्रेजुएट BA जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, थोड़ा बहुत IT स्किल है, लड़का हो या लड़की, घर बैठे बैठे 50,000 से 2 लाख आराम से कमा सकता है। हम ट्यूशन पढ़ाते थे मैक्सिमम, और बहुत ही गरीब बच्चे पेट्रोल पंप पे काम कर लेते थे। अब वो दौर खत्म हो गया। प्रोफेसर साहब, तब जो मैट्रिक पढ़े हुए लोग थे उनको जितना नॉलेज होता था, आज वो बच्चा PhD कर लेता है उसको इतना पता नहीं होता। इस डिफरेंस की क्या वजह है आपकी नजर में? देखें जी, एक होता है लव स्ट्रीट स्मार्ट। आप गलियों में बच्चों को जब तक धक्का देके रोलेंगे नहीं ना। एक दफा मैं लाहौर घर आया, अपने वालदा ने को मैंने बताया मैं 3 वैगने बदल के आया हूँ UT से। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये तुम चिल्ला खींच रही हो ना, ये मुजाहिदा, ये तुम्हें जिंदगी में काम आएगा। ये वो होता है इकबाल का शेर है कि फगाने नीम शबी बेनवाए राज नहीं, जब तक आप राते ना जागे तो आपका जंग भी नहीं उतरता। तो मेरा जंग लाहौर में रुल के उतरा, टैक्सियों में, वैगनों में, सरकारी बसों में। तो मैंने देखा कि उसने मुझे पॉलिश किया और जमाने के हकायक को समझने का मौका दिया। अगली जनरेशन के पास शायद ये मौका नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल पे अच्छा पैसा कमा लेते होंगे और कमाने का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पीपल मैनेजमेंट स्किल आप सीखते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन से, वो बड़ा जरूरी है। हमारी यूनिवर्सिटियां वो नहीं सिखा रही। सर पूछना ये चाहूंगी, इतनी मजे की बातें चल रही, नाज़रीन खत्म करने को तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, हमारे पास मुद्दत होती है, एक वक्त की तायुन होता है, मजबूर है हम। सर पूछना ये चाहूंगी कि आज अगर एक बच्चा इंजीनियर बनता है, एक वक्त था कि इंजीनियर बनना एक बड़ी बात थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह तालीम इतनी आम हो चुकी है कि हर बच्चा तकरीबन इंजीनियरिंग कर रहा है जी, मसावी तकरीबन। तो आप पूछना ये चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जॉब नहीं मिलती तो उनके पास अपने कैरियर के और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, मैं इस पे आधा मिनट लूंगा। इस वक्त दुनिया में IT के बाद दूसरा रेवोल्यूशन आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी। मेरी सब बच्चों को, मेरी अपनी बेटी को मैंने पाइथन लैंग्वेज 14 साल की उम्र में सिखाई है। अच्छा। इंटरनेट से, यूडेमी से लेके, कोर्स लेके
सब पाइथन लैंग्वेज सीख लें इस वक्त, सबको बच्चों को ये मशवरा इंजीनियर्स को। है की हुंदा सर जी? पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि बुनियाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बच्चा पाकिस्तान में बैठा बैठा 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 से 5 लाख कमा सकता है। माशाल्लाह। इवन मैं अपने आप की अपने स्किल्स को रिवाइज कर रहा हूँ और लेट एंट्री के बावजूद मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोर्सेज करके मैं इसकी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में आ रहा हूँ। अगर आप लोग भी 2 से 5 लाख कमाना चाहते हैं तो पाइथन लैंग्वेज सीखें। पाइथन लैंग्वेज 3 महीने में सीख सकते हैं आप इंटरनेट से। $10 की यूडेमी का कोर्स लेके, जो मेरी बेटी ने सीखा 14 साल की उम्र में। और 3 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्सेज आपको 10-10, 20-20 डॉलर के मिल रहे हैं इंटरनेट पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव एआई से कहते हैं। जन एआई में जो घुस गया वो मुराद पा गया। बस यही है पीर साहब का नुस्खा, यही नुस्खा चाहनी है, यही कामयाबी का राज है। घुस जाओ ये जनरेटिव एआई में, मुराद पा जाओ। क्या बात है। प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब, जिन्होंने इस दश्त की सयाही में माशाल्लाह अपने सालों गुजार दिए और तजर्बाकार हैं, वो कह रहे हैं कि पाइथन लैंग्वेज सीखें तो आप लोग 2 से 5 लाख कमा सकते हैं। और जनरेटिव एआई का कोर्स कर लें जी। तो क्या नुस्खा कीमिया मिला है हमें? आप 2 से 5 लाख कमा सकते हैं पाइथन लैंग्वेज सीख के। कमाल का एक नुस्खा दे दिया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब नहीं है तो इंजीनियर, लेकिन जिस फील्ड के वो डॉक्टर है वहां से उन्होंने आपको बीमारी का इलाज बता दिया है। अब मैं सर आपसे पूछना ये चाहूंगी, इन बच्चों के लिए जो हमें देख रहे हैं नौजवान नस्ल, आप उन्हें भी बताएं ताकि उनको भी जो इंस्पिरेशन मिले। और हम भी जानना चाहते हैं कि आपने ये जो पीईसी का इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया और कंटेस्ट करने के बाद आप माशाल्लाह इसके मेंबर बने हैं, इससे आप अवाम की जिंदगी में या यूथ की जिंदगी में क्या चेंज ला सकते हैं? देखें जी, हमारा एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एजेंडा है हमारा। हम पूरी यूईटीज के सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को रिवाइज करना हमारा एजेंडा है। अच्छा। क्योंकि इतने ऑब्सोलीट और ओल्ड कोर्सेज हैं कि बच्चे को जॉब नहीं मिलती। पाकिस्तान में मिलती, दुबई कहाँ मिलेगी। हमने फैसला किया है कि इस पे हम बड़ा अग्रेसिवली काम करेंगे और सारी सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्लेवर देके बच्चे को हम 2 सेमेस्टर बाद अपने पांव पे खड़ा कर देंगे। जबरदस्त। और 8वें सेमेस्टर बाद जब वो बाहर निकलेगा तो दुबई की और अमेरिका की जॉब उसकी मुंतजिर होगी, अगर नहीं है तो ऑनलाइन इतना कमा सकेगा। ये मेरा एजेंडा है और मैंने जिंदगी का मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, मैंने वक्फ किया हुआ है कि लाखों बच्चे मैं ट्रेन करूंगा। और मुझे इकबाल का शेर याद आता है कि औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क दर्दमंदों का तर्ज कलाम और है। मैं दिल की गहराई से कोशिश करूंगा और कर रहा हूँ कि मेरे ग्रेजुएट बच्चे, शाहीन बच्चों को मैं बालों पर दे दूं और इनको उड़ान के लिए कुव्वत परवाज के साथ, ज़ौक़ परवाज के साथ साथ मैं आला भी दे दूं कि कैसे कमाना है और बाइज्जत कैसे जिंदा रहना है और तरक्की कैसे करनी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब कोई इस तरह का एक कामयाब इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है वो हमें जिंदगी गुजारने के गुर सिखाता है। नौजवान बच्चे और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, कहना ये चाहूंगी कि मायूस होना कुफ्र है। मायूसी ना कीजिए बल्कि मेहनत कीजिए और वो नुस्खा कीमिया जो डॉक्टर प्रोफेसर अली साजिद साहब ने आपको दिया है, देर ना लगाइए, फौरन से आप लोग भी उसके ऊपर अमल करना शुरू कीजिए। आज का प्रोग्राम यकीनन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम की मुद्दत कम लग रही है, मुझे भी टाइम कम लग रहा है। फिर इंशाल्लाह किसी दिन प्रोफेसर साहब से मिलके कुछ नए कमाने के ढंग और तरीके सीखेंगे। तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।